नमस्कार दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेन होता है आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, और या आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की तैयारी में है, या किसी भी स्टेट का या कोई एसएससी का या सीजीएल का एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक खास विषय बताता हूं जो हर पेपर के अंदर सवाल उससे पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट का टॉपिक। इस विषय को आज बड़ी डिटेल से और बड़े अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में लिखा है, वहां से आप बार बार पढ़ेंगे, लेकिन एक क्या रहता है कि बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो पाता। क्यों याद नहीं हो पाता है? कि हमें एक अच्छी टेक्निक का पता नहीं है। तो आज मैं एक टेक्निक आपको देना चाहूंगा जिससे कि आपको जो हमारे फंडामेंटल राइट है, कितने राइट है फंडामेंटल? 6 है कैटेगरी। कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? 6 कैटेगरी में डिवाइड है। पहले जो 7 थे जब शुरू में जो है संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन बाद में जो है संपत्ति का जो अधिकार है उसको कर्टेल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जो कि यह अब हमारे राइट में नहीं रहा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडेप्ट किया गया? इसको अडेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949। इस पे भी प्रश्न आता है कि इसको कर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको जो है अडेप्ट किया था। तो 26 नवंबर 1949 को अडेप्ट किया गया और लागू कब किया गया? और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से लागू है ये। दूसरी एक खास बात आपको बताता हूं, प्रश्न यहां भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि 26 जनवरी 1950 से पहले असेंबली में हाउसेज में कब रखा गया था? तो कौन सी तारीख थी? 24 जनवरी 1950 को हाउस में रखा गया। कितनी कॉपियों के अंदर रखा गया? इसके अंदर जो है 3 कॉपी शुरू में तैयार की गई थी। 2 कॉपी इंग्लिश की थी, 1 कॉपी हिंदी की थी, 1 कॉपी प्रिंट थी इंग्लिश वाली और हिंदी वाली, और इंग्लिश वाली हाथ से लिखा हुआ संविधान था। बाबा साहब ने जो है इसको तैयार किया था। तो दोस्तों, अब फंडामेंटल राइट को हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। ये देखिए, फंडामेंटल राइट का डिटेल में वर्णन कहां पर है? पार्ट 3 के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट हैं? पार्ट है हमारे यहां पर 22 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए हैं? 22 पार्ट में डिवाइड है। और दूसरी एक चीज और भी है इसके अंदर, वो है शेड्यूल। कितनी सूचियां हैं यहाँ पर? उनको अनुसूची बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। वे भी कितने हैं? 12। 22 12। इसको इस तरह से याद रखेंगे। ये भी पूछ लेता है कि संविधान में कितने पार्ट्स हैं, ये प्रश्न भी आ जाता है। कितनी अनुसूचियां, या पहले कितनी अनुसूची थी? पहले कितनी अनुसूची थी? पहले थी 8, अब कितनी है? 12। अब देखिए, फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड जो किया गया है वो आर्टिकल में डिवाइड किया गया। तो फंडामेंटल राइट को कहां तक? 12 से 35 तक डिवाइड किया गया है। कहां से डिवाइड किया गया? 12 से 35। लेकिन यहां भी एक खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल जो 12 और 13 ये जो है फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं बताते। तो जब ये फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं बताते हैं तो फिर इनको यहां पर लेने का औचित्य क्या है? तो जब पहले फंडामेंटल राइट को डिस्कस करें उससे पहले मैं बता देता हूं आर्टिकल 12 क्या कहता है और आर्टिकल 13 क्या बताता है। आर्टिकल 12 बताता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या है, कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पर राज्य से नहीं है। जैसे पूछे भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, स्टेट का मतलब ये नहीं है। स्टेट का मतलब है सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जैसे जहां पर कॉरपोरेशन वगैरह या कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ओएनजीसी है, जैसे ओएनजीसी, रेलवे है।
ये सब क्या माने जाएंगे? कोई यूनिवर्सिटी है, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे स्टेट। तो आर्टिकल 12 क्या बताता है कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट को डिफाइन करता है। और आर्टिकल 13 क्या बताता है? आर्टिकल 13 बताता है कि कोई भी लॉ जो संविधान लागू होने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले यानी कि इससे प्री, और इसके लागू होने के बाद 50 के बाद यानी कि वो पोस्ट लॉ। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले थे, ऑपरेशन कर रहे थे, वे आज भी ऑपरेट करेंगे अगर वे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट नहीं है तो दो शब्द यहां पर आते हैं। तो इससे पहले अगर कोई कानून बना, कौन सा कानून? जैसे आईपीसी कब का कानून है? 1860 का। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है, लेकिन आज भी ऑपरेटिव है, आज भी काम कर रहा है, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट नहीं है, यानी कि इसके असंगत नहीं है। क्या नहीं है? असंगत। दूसरा जैसे कि आईपीसी हो गया ये, दूसरा जैसे सीपीसी हो गया, सीपीसी भी 1908 का कानून है, इससे पहले के कानून है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद, इसके लागू करने के बाद, इससे पहले जो लॉ ऑपरेशन में थे और वे इनकंसिस्टेंट नहीं है, या इसके बाद कोई कानून बनता है, वो कानून भी अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट को प्रॉब्लम होता तो उस कानून को वाइड करार दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो ये 12 और 13 बताता है। 12 क्या बताता है? स्टेट के बारे में, और कानून जो है इनकंसिस्टेंट है या नहीं है ये बताता है आर्टिकल 13। अब बात करते हैं आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, कहां से कहां तक डिफाइन किया गया? राइट टू इक्वलिटी ये है 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक। आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है राइट टू इक्वलिटी, और इनको याद करने का एक सूत्र भी आपको इसके बाद बताएंगे। अगला कौन सा दिया गया है? राइट टू फ्रीडम। इसके 4 आर्टिकल, कितने हैं? 4, 19, 20, 21 और 22, यानी 1922, 19 से 22 कर लेंगे याद। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24, इसको यहां डिफाइन किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको कहां से कहां तक डिफाइन किया गया है? इसको किया गया है 25, 26, 27 और 28, तो 25 से 28। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, इसको 2 आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, 29 और 30 में। 31 को रिपील्ड कर दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कहां तक का? ये है 32 से 35, 32 से 35। तो पहला राइट कौन सा है? इक्विलिटी का है। दूसरा राइट कौन सा है? फ्रीडम का है। तीसरा राइट क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का है। चौथा क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। पांचवा कल्चरल और एजुकेशनल है, और छठा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताता है। अब इनको, ये जो क्रम है इनका ऑर्डर है, ये किस तरह याद रखें कि कौन सा पहले है और किसके अंदर कितने आर्टिकल दिए गए हैं। इसको याद रखने के लिए अब एक आपको ट्रिक बताता हूं, एक सूत्र बताता हूं। लेकिन दोस्तों, सूत्र बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे नए रिकॉर्ड, नई जानकारियां, नई अपडेट आप तक पहुंचती रहें, वीडियो पहुंचते रहें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और कि आप हमारे जो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह का और वीडियो चाहते हैं जो हम आपके सामने तैयार करके। दोस्तों, एक वीडियो को तैयार करने में काफी मेहनत लगती है।
अगर आप हमें बताएंगे कि हम उस विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हम आपको उसी विषय पर एक खास जो है वीडियो बना के पेश करेंगे। अब वो आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए ये ट्रिक अगर आपको याद होगी तो कभी भी आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये जो 6 हमारे को दिए गए राइट, और राइट किसको दिए गए हैं? ये राइट दिए गए हैं इंडियन सिटीजन को, और कुछ राइट इसमें ऐसे भी हैं जो कि दूसरे नागरिकों के लिए भी है। और एक खास बात यहां पर एक शब्द आता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा इस पे प्रश्न आ जाता है कि मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग नंबर 3 पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। और इस मैग्ना कार्टा का पहले उपयोग कहां हुआ? यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या चीज है। दूसरा एक प्रश्न और भी आता है, वो पूछता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने कहां से लिए हैं, किस देश के संविधान से इनको हमने लिया है? तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए। कौन से देश? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से इनको लिया गया है। अब आते हैं ट्रिक पे। अब ट्रिक कैसे बताएगी, काम करेगी? देखिए इसको लिख लेना आप EFE और उसके बाद डबल में FR। क्या लिखेंगे? FR। उसके बाद क्या लिखेंगे? CE और CR। यानी कि पहले 3 सिंगल EFE, FR, CE, CR। ये एक फार्मूला बनता है अल्फाबेट में। ई का मतलब इक्विटी यानी कि राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। एफ का मतलब फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ई का मतलब एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एफ आर का मतलब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दो शब्द है। अगला सी का मतलब है कल्चरल और एजुकेशनल राइट, और सीआर का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट। तो इस तरह से इस अल्फाबेट से हम इनका जो है याद रखेंगे कि पहले कौन सा है। अब आगे की बात करते हैं कि ये जो आर्टिकल है किसके अंदर कितने आर्टिकल है। यो बिल्कुल आसान सा फार्मूला, इसके लिए एक फार्मूला बनाया हमने 542-424। देखिए इसको याद रखना है 542-424, यानी कि पहले के अंदर कितने हैं? 5 आर्टिकल है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4, फिर 2, फिर 4। इस तरह से एक क्रम बनाया गया है। यानी कि आप इसको जो है याद कर लीजिए। पहले तो आ गया 5 का, और फिर क्या आ गया 4-2-4-2-4, और 2 का 1-1-2 का 4 गाना है ना एक फिल्म का। तो इस तरह से भी इसको जो याद रखा जा सकता है। और इसको यहां रखने का तरीका क्रम कैसे होगा? EFE 3 सिंगल वर्ड, 3 डबल FR, CE, CR। अब इनको भी कई बार कोई पूछ लेगा कि ये कौन सा पहले आएगा, CE पहले या CR? देखिए इसमें CE है तो ये पहले आएगा, CR बाद में आएगा। ये इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमने एक इसका ओवरव्यू फंडामेंटल राइट का आपको दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं? राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी को डिटेल में विद केस लॉ के साथ मैं आपको बताऊंगा। आज का वीडियो आपने अगर पूरा देखा तो आप ये विषय समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।